हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने जो प्रेरणा का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रेरणा क्या है, प्रेरणा की एक मुख्य परिभाषा क्या है, प्रेरणा के प्रकार क्या हैं, इन पर चर्चा किया था। अब इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणा के स्रोत। आज मित्रों जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत। स्रोत मित्रों समझते ही होंगे कि प्रेरणा के जो स्रोत हैं, अर्थात प्रेरणा कहाँ से निकलती है, प्रेरणा की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था। तो सबसे पहला जो प्रेरणा का स्रोत है, सबसे पहला स्रोत है आवश्यकता। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब तक किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक वो उस कार्य के लिए प्रेरित नहीं होता। भाई कोई भी चीज हो, हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास करता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वो कोई कार्य करता है। तो वहां पर अगर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर हम उसके लिए कोई काम कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए जल्दी प्रेरित होगा और मनोयोग से करेगा। दूसरा इसका जो स्रोत है चालक। मित्रों, चालक क्या है? चालक यानी ड्राइव। ये क्या होता है? देखिए, आवश्यकता की जो तीव्रता होती है वो चालक कहलाती है। का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता कैसी है और कितना ज्यादा उसको पूरा करने के लिए हम उत्सुक हैं। यानी कि अगर कोई भी आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मेरे अंदर जो एक ललक उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको हम बता दें, जैसे मान लो इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है, तो जो भूख हमको लगती है और कितना भोजन की आवश्यकता है, तो उसी हिसाब से हमारे भूख लगती है। मतलब अगर ज्यादा भोजन की आवश्यकता है शरीर को, तो भूख बहुत तेज लगने लगती है। ऐसा कहते हैं कि बहुत जल्दी, कितना जल्दी मुझे भोजन मिल जाए जो मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो आवश्यकता के उत्पन्न होने से जो शरीर में होने वाली हलचल होती है, वो एक प्रकार का ड्राइव होती है। यही ड्राइव जितना तेज होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी ही जल्दी आप उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए गति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, है ना। तो चालक किधर की तरफ लेके जाता है? तो ये तीसरा हमारा स्रोत है उद्दीपक। उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है मित्रों? उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक एक बाह्य विषय वस्तु होती है। कोई बाह्य एक निश्चित लक्ष्य होता है या कोई उद्देश्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिसकी आवश्यकता होती है इस शरीर को। तो समझ गए होंगे कि इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, इस उद्दीपक की आवश्यकता होती है, प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है, और जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है उतना ही ज्यादा उसके शरीर के अंदर ड्राइव होता है, यानी चालक पैदा होता है। तो मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो प्रेरणा के स्रोत हैं, इन प्रेरणा के स्रोतों में एक पारस्परिक संबंध भी होता है। वो संबंध क्या है? वो इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो हमारी आवश्यकता होती है, देखो पहले नंबर पर यहां पर जो आवश्यकता लिखी है, यही आवश्यकता ही चालक को जन्म देती है ना। अब एक डायग्राम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जो ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता जन्म देती है। जन्म देती है किसको? चालक को। आवश्यकता किसको मित्रों जन्म देती है? ये चालक को जन्म देती है। और ये चालक क्या होता है? ये चालक एक तनाव की दशा होता है, यानी तनाव की दशा। तनाव की दशा का मतलब क्या है कि जब तक आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, तब तक एक बहुत ही हलचल, बहुत ही बेचैनी शरीर के अंतर्गत
अंतर होती है वो क्या होता है, वो तनाव की दशा होती है। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर व्यक्ति के अंदर एक तनाव आता है, उसको कितना जल्दी पूरा करें उस पर वो कार्य करने के लिए सोचने लगता है। तो ये वही स्थिति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। अब ये जो तनाव की दशा है, ये तनाव की दशा व्यक्ति को कार्य करने की ओर अग्रसर करती है। ये जो चालक है ये क्या करता है कि जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति को कार्य करने की ओर अग्रसर करती है, कार्य करने की ओर अग्रसर करती है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा मित्रों कि फिर से हम लोग चलते हैं कि आवश्यकता के जो स्रोत हैं वो तीन प्रकार के स्रोत हैं। जैसे प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो तीन हैं, एक तो आवश्यकता, दूसरे चालक और तीसरे उद्दीपक। ये तीनों स्रोत आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं, इनका एक आपसी संबंध होता है। हमें देखते हैं कि जो आवश्यकता होती है वो आवश्यकता चालक को जन्म देती है। आवश्यकता जितनी तेज होगी चालक उतना तेज होगा, चालक जितना तेज होगा उतनी जल्दी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप प्रयास करेंगे, और जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि व्यक्ति को कार्य करने के लिए यही तो अग्रसर करता है, यही तो आपको कार्य करने के लिए बाध्य करेगा। अगर चालक पैदा ही ना हो, आवश्यकता आपकी है और उस पर कोई भी प्रक्रिया ना हो, शरीर में कोई, जैसे मान लो खाना की आवश्यकता है लेकिन खाना की याद कब आती है, जब आपके भूख लगती है, इससे पहले भोजन की याद नहीं आती है कि हमको खाना है कि नहीं खाना है। तो यही जो चालक होता है यही आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपको एक दिशा की ओर प्रेरित करता है, एक दिशा की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि चालक का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब ये चालक किस दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है, ठीक है, ये अग्रसर कर रहा है किसकी तरफ मित्रों, उद्दीपक की तरफ, उद्दीपन की तरफ, सॉरी यहां पर जो है उद्दीपक की तरफ। उद्दीपक, हमने भी उद्दीपक के बारे में बताया कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक एक बाह्य कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी हमारा लक्ष्य भी हो सकता है उद्दीपक, कोई उद्देश्य भी हो सकता है जिसे मैं पूरा करना चाह रहा हूं। मित्रों जैसे आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्दीपक क्या है, आपका उद्दीपक शिक्षक बनना है। ठीक है, और शिक्षक बनने के लिए आप की आवश्यकता है शिक्षक बनना, और इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप शिक्षक बन के दिखाएंगे तो अंतिम उद्देश्य की ओर आप प्रेरित हो रहे हैं। और जितना ज्यादा आवश्यकता है आपको शिक्षक बनने की, जितना आप शिक्षक के प्रति लगाव रखते होंगे और चाहते होंगे कि मैं कितना जल्दी शिक्षक बन जाऊं, आप उतनी ही ज्यादा बेहतर मेहनत करते होंगे। तो वो आवश्यकता जितनी तीव्र होगी आपको शिक्षक बनने की, आपके अंदर उतना ही ज्यादा ड्राइव काम करेगा, और जितने ज्यादा आप ड्राइव आपके अंदर कार्य करेगा उतने ज्यादा आप उद्दीपक की ओर नजदीक बढ़ते जाएंगे। तो उद्दीपक क्या है, उद्दीपक एक बाह्य विषय वस्तु होती है, बाह्य विषय वस्तु। ये कोई बाह्य विषय वस्तु भी हो सकती है, ये हमारा कोई उद्देश्य भी हो सकता है जिसको हम पूरा करना चाहते हो, ये कोई हमारा लक्ष्य भी हो सकता है जिसे मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, इस बाह्य विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम और तेजी से अग्रसर होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, इस उद्दीपक को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही क्या होता है कि वैसे ही आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आवश्यकता की संतुष्टि। देखते हैं मित्रों कि जैसे ही हम इस उद्दीपक की ओर बढ़ते जाते हैं और उद्दीपक को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही हमारी इस आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। आप जिन विषयों की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, आप शिक्षक जब बन जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो उद्दीपक था, आपका जो उद्देश्य था, एक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना आप चाह रहे थे, जैसे ही आपको प्राप्त हो गया, जैसे ही आप शिक्षक बन गए, वैसे ही आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। तो उद्दीपक की प्राप्ति के बाद आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। फिर क्या हो जाता है कि जो हम क्रिया कर रहे थे, जो हमारे अंदर चालक था, जो हमें बेचैनी पैदा कर रहा था कि कितनी जल्दी इसको प्राप्त कर लें, तो उस क्रिया के चालक का भी अंत हो जाता है, यानी क्रिया के चालक का कम हो जाना। तो यहां क्या होता है, क्रिया के चालक का कम हो, और जब क्रिया का चालक कम हो गया
तो क्या है, सीख जाते हैं। देखो प्रेरणा हमें सीखने के लिए ही तो प्रेरित करती है, ठीक है। तो अब ये प्रक्रिया हम यहां पर देखते हैं मित्रों। देखा होगा कि ये प्रक्रिया हमारा जो है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि स्रोत के माध्यम से, स्रोत में सबसे पहला हमारी आवश्यकता यानी प्रेरणा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? प्रेरणा आवश्यकता के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम प्रेरित नहीं होंगे, और यही आवश्यकता जितनी तीव्र होगी उतनी तीव्र ही हमारे अंदर ड्राइव जन्म ले लेता है, चालक जन्म ले लेता है। और इस ड्राइव, ये ड्राइव हमको किधर की ओर लेके जाता है? ये ड्राइव हमें उद्दीपक की ओर लेके जाता है। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक कोई एक बाह्य विषय वस्तु होती है। यहां हमने परिभाषित किया है कि उद्दीपक कोई एक बाह्य विषय वस्तु होती है, उद्देश्य या लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करने के लिए ही कार्य करते हैं। और ये चालक जितना ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कमाल तो इस चालक का है कि आवश्यकता जितनी तीव्र होगी चालक उतनी ही तेज होगा, और चालक जितनी तेज होगा उतनी ही जल्दी आप अपने उद्दीपक या लक्ष्य या उद्देश्य को या विषय वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। और जब विषय वस्तु को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है, और आप जो कार्य कर रहे थे, जो क्रिया कर रहे थे, जो चालक आपके अंदर जन्म लिया था, उस चालक का कम हो जाने, यानी कम हो जाता है। इसीलिए जो प्रेरणा होती है ये हमें सीखने के लिए बाध्य कर देती है, ये इस सीखने के लिए मजबूर कर देती है। अगर हमें कोई बाह्य प्रेरणा प्राप्त हो जाती है तो उस बाह्य प्रेरणा के माध्यम से हम आसानी से अपने लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रेरणा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रेरणा के हमारे स्रोत हैं, इनको मैंने अच्छी तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं कि जो प्रेरणा के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा के बारे में हमें बताया भी है, और उनकी डिफिनेशन अक्सर हमने देखा कि हमारी परीक्षा में पूछी भी गई है। टेट की परीक्षा में भी पूछी गई हैं, सुपर टेट और सीटेट की परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट हैं, जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो उनकी परिभाषा से भी हम कुछ न कुछ अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोरेनसन महोदय, जिन्होंने बताया था, सोरेनसन महोदय ने क्या बताया था? सोरेनसन महोदय ने बताया कि जो प्रेरणा होती है, यानी प्रेरणा सीखने का आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा भी है, और ये हमें बहुत कुछ प्रेरणा के बारे में सिखा भी देती है। ठीक है, प्रेरणा सीखने का आधार है। हमने भी बताया कि प्रेरणा जब हमें मिलती है तो हमारे सीखने में एक विशेष गति आ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीखना शुरू कहां से करता है। सबसे बड़ी चीज तो यही जानने की है कि अगर हम कोई चीज सीखने के लिए जा रहे होते हैं, सीखना चाहते होते हैं, तो सीखने की शुरुआत कहां से होती है? सीखने की शुरुआत होती है या तो मैं किसी को वो कार्य करते हुए देखे होंगे, सुने होंगे, किसी कार्य के बारे में समझे होंगे, तब मेरी एक इच्छा कही होगी कि मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ये बनूं। मैं चाहे डॉक्टर बनूं, चाहे इंजीनियर बनूं, चाहे शिक्षक बनूं, चाहे समाज सेवा बनूं, चाहे सेना में भर्ती हूं, मैं किसी को इससे पहले उस कार्य को करते हुए देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तब जाकर के हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई होगी कि मैं भी ऐसा करूं। तब जाकर के हम उस कार्य को करने के लिए चले होंगे या करने की शुरुआत किए होंगे। तो मेरा आधार कहां से हुआ, यानी शुरुआत कहां से हुई, बेस कहां पर बना हमें उस कार्य को करने के लिए? तो वो बेस बना हमारे प्रेरणा से। क्योंकि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा ही आधार है। अगर मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई तो मेरे अंदर आंतरिक प्रेरणा ही तो पैदा हुई, या किसी ने कहा हमसे कि आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बातों का मेरे अंदर कुछ ऐसे संज्ञान आया, ऐसा ध्यान आया कि मैं उसकी बातों से प्रेरित होकर के उस कार्य को करने लगा। तो कहीं ना कहीं जो आधार होता है, कहीं ना कहीं जो बेस होता है किसी भी कार्य को करने का या सीखने का, तो वो क्या है? वो बेस क्या है? वो प्रेरणा ही है। तो सोरेनसन महोदय की परिभाषा बहुत ही बेहतर है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि प्रेरणा सीखने का आधार है, किसने कहा था। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, स्किनर महोदय की परिभाषा। स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है मित्रों। स्किनर की डेफिनेशन, ये परिभाषा आपकी पूछी भी जा चुकी है, आपकी परीक्षा में
आपके टेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। आप जानते होंगे इसके बारे में, इससे पहले आपने पुराने पेपर्स को पढ़ा होगा तो इसको जाना भी होगा कि प्रेरणा जो होती है वो सीखने का राजमार्ग है। प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मित्रों, इनके अर्थ को भी हम लोग समझेंगे, बताएंगे आपको, ताकि आप समझ सकें और कभी भी आपके परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो गलत ना हो, आसानी से आप उनको कर सकें। जब हमारे अंदर हमारी समझ विकसित हो जाती है, समझ बेहतर हो जाती है, तो हम उस कार्य को अच्छे से कर लेते हैं, हम कभी भूलते नहीं हैं। तो मित्रों, स्किनर महोदय की जो परिभाषा हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई है कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ठीक है। राजमार्ग क्या है आप जानते होंगे, NH जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। देखिए, सब पहले क्या होता था कि हम लोग गांव में रहते हैं, इतना बेहतर हमारे रास्ते नहीं हुआ करते थे, पगडंडियां हुआ करती थी, रास्ते कच्चे होते थे। तो कच्ची सड़कों पर या जहां पर खड़ंजे लगे हुए होते थे या गड्ढा युक्त सड़कें होती थी, उन पर अगर हम चल रहे हैं, मान लो हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मान लो हम कोई भी सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो गड्ढे युक्त सड़क है और तो हमारी स्पीड कम होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब गड्ढे युक्त सड़कें होती हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं, उस पर हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है। और जैसे ही सड़क उत्तम अवस्था में हमें मिल जाती है, उत्तम क्वालिटी की मिल जाती है या राजमार्ग मिल जाता है, नेशनल हाईवे मिल जाता है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी का जो है एक्सीलेटर तेज हो जाता है, यानी गाड़ी की गति तेज हो जाती है। मित्रों, सेम कंडीशन यहां पर भी है प्रेरणा के बारे में। अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य की गति थोड़ा सा धीमी होती है, क्योंकि हम जैसे भी कर रहे हैं अपने हिसाब से समझ से उसको करते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे कार्यों में किसी प्रकार की प्रेरणा मिल जाती है, वैसे ही हमारे कार्यों में तेजी से गति आ जाती है। जैसे राजमार्ग के मिल जाने से गड्ढे युक्त सड़कों पर चलने के बाद राजमार्ग पर जब हम चलना स्टार्ट कर देते हैं तो तेजी आ जाती है। वही कंडीशन यहां पर है कि हमारे कार्य में तेजी कब आई, जब हमें प्रेरणा मिली। स्किनर महोदय यही बताने का प्रयास करते हैं कि प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। हमारा जो सीखना होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है यदि हमें बीच में प्रेरणा मिल जाती है। तीसरे नंबर की मित्रों जो परिभाषा है, इस परिभाषा को जो है वुडवर्थ महोदय ने दिया था। वुडवर्थ महोदय ने दिया था। यह भी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीखना, प्रेरणा जो होती है वो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। यानी प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, नियमित रखने, कार्य को प्रारंभ करने, नियमित रखने और जारी रखने की प्रक्रिया है। सॉरी, यहां पर जारी होना चाहिए, जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है। बहुत ही बेहतर डिफिनेशन है मित्रों ये। हम देखते हैं कि यहां पर प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, कि कार्य को अगर हम आरंभ कर रहे हैं प्रेरणा से ही कर रहे हैं, जारी रखने, अगर कोई कार्य प्रारंभ किया है तो उसको फिर निरंतर जारी रखना, तो निरंतरता बनाए रखने के लिए भी हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि कार्य को तो शुरुआत कर देते हैं लेकिन बीच में क्या करते हैं कि इस कार्य को बंद करना पड़ जाता है। बहुत हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा जब किसी कार्य को, किसी भी पद की तैयारी करने के लिए
मन में सोचते हैं तो तेजी से उसको जो है करते हैं, तेजी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी उनके अंदर आ जाती है कि वो नियमित रूप से उसको जो है पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ दिन तक तो उनके अंदर रेगुलरिटी रहती है, लेकिन बाद में वो हतोत्साहित होने लगते हैं, उनके अंदर रेगुलरिटी कम होने लगती है। तो इसी रेगुलरिटी को जारी रखने के लिए हमारे अंदर प्रेरणा की जरूरत होती है। और फिर क्या है, नियमित रखने, क्योंकि जारी रखना और नियमित रखना ये दोनों कार्य हमारे प्रेरणा के माध्यम से होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा मित्रों कि पहली परिभाषा सोरेनसन महोदय ने दी, दूसरी परिभाषा स्किनर और वुडवर्थ की जो हमने परिभाषाएं की, ये तीनों परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहां हमारी परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। अब चलते हैं मित्रों, इसके बाद चलते हैं हम प्रेरकों का वर्गीकरण करते हैं कि प्रेरणा का वर्गीकरण क्या है ना। तो प्रेरणा के वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं प्रेरणा के वर्गीकरण से कि प्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया है। यहां से भी प्रश्न आएंगे, अभी हम लोग उन पर चर्चा भी करेंगे। तो यहां क्या है, प्रेरणा का वर्गीकरण, प्रेरणा का वर्गीकरण, प्रेरणा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका वर्गीकरण हम लोग करते हैं। अब चलते हैं, प्रेरणा का वर्गीकरण क्या है कि प्रेरणा का वर्गीकरण पहले नंबर हम देखते हैं जन्मजात प्रेरक। जन्मजात प्रेरक, जन्मजात प्रेरक कौन से हैं, इन पर हम लोग चर्चा करें। जन्मजात प्रेरक क्या हैं? जो जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं, जो किसी के माध्यम से हमारे अंदर नहीं आए हैं, तो ऐसे प्रेरक क्या कहलाते हैं? जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। जैसे है भूख, प्यास, निद्रा, काम, विश्राम। ठीक है, क्या है जन्मजात प्रेरक? भूख, प्यास, निद्रा, काम, विश्राम, ये क्या है? ये हमारे जन्मजात प्रेरक हैं। भूख, अगर भूख लगी तो क्या किसी ने सिखाया है कि कैसे भूख लगी, कैसे करो तो तेज भूख लगेगी? ये सिखाना नहीं पड़ता है, भोजन की आवश्यकता है तो ऑटोमेटिक भूख लगेगी। ये तो जन्मजात प्रेरक है, जन्म से ही भाई, ये कहीं से बाहर से सीखा हुआ नहीं है। प्यास है, नींद है, सोने के लिए कहीं सीखने जाते हैं कि कैसे सोया जाता है, या काम है, ठीक, सेक्सुअल पोजीशंस जो होती हैं, बहुत सारे सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिगमंड फ्रायड वगैरह के सिद्धांत, वो काम प्रवृत्ति पर ही आधारित हैं। तो ये भी आपकी एक जन्मजात प्रक्रिया है। देख, विश्राम करना जन्मजात प्रक्रिया है। आराम कर तो सभी व्यक्तियों को चाहिए, सभी व्यक्ति आराम करते हैं। तो ये भूख और प्यास, काम और विश्राम और निद्रा, ये हमारी क्या है? ये हमारी जन्मजात प्रेरक होती हैं। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। जन्मजात प्रेरक के बाद में आता है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक, अर्जित प्रेरक मित्रों क्या है? अर्जित प्रेरक हम कहीं ना कहीं किसी दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, किसी से प्राप्त करते हैं, किसी को करते हुए देखते हैं, वहां से हम प्राप्त करते हैं। जैसे रुचि, आदत। ये मैंने इसलिए बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्सर करके यहाँ पर हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और रुचि और आदतों को वो जन्मजात प्रेरक में डाल देते हैं। लेकिन वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। रुचि क्या है? जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमारी रुचि गायकी में है, या हमारी रुचि ढोलक बजाने में है, तो गायकी क्या हम जन्मजात है? मैं जन्म से ही गाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले किसी को गाते हुए सुना होगा, मैंने किसी को गाते हुए देखा होगा, एक भावना जागृत होगी, मैं प्रयास किया होगा कि ऐसे मैं गा सकता हूं, और धीरे धीरे वो प्रयास आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है कि आपको गाना गाने की रुचि हो जाती है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और जहां पर रुचि हो जाती है, उस कार्य का बार बार आपके जीवन में प्रयोग होने लगता है। तो जब किसी कार्य को जब हम बार बार करने लगते हैं, तो हमारी क्या पड़ जाती है मित्रों? आदत पड़ जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो रुचि है, आदत है, ठीक है, या सामुदायिकता हम कह सकते हैं, सामुदायिकता। सामुदायिकता का मतलब समाज में जो भी कार्य हो रहे होते हैं, जो हम लोग करते हैं, तो किसी को देख करके ही करते हैं। उनकी आदतें अगर हमारे पास पड़ जाती हैं, या उनकी रुचि हमारे अंदर विकसित हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि वो सब हमारी चीजें अर्जित प्रेरक होते हैं। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं मित्रों। अर्जित प्रेरक के बाद कौन सा प्रेरक आता है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक आता है।
मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या होते हैं मित्रों? क्योंकि मनोविज्ञान आप पढ़ ही चुके हैं कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है जो व्यक्ति के बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यहां पर इस प्रकार के ही प्रेरक होंगे मनोविज्ञान प्रेरक में कि जो व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होंगे। मनोवैज्ञानिक प्रेरक कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं जैसे क्रोध, व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होते हैं। प्रेम, भय, घृणा, ठीक, ये सारे क्या है? क्रोध है, भय है, प्रेम है, घृणा है, दुख है, आनंद है ना? दुख है, आनंद है, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं। इनसे व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मान लो क्रोधी व्यक्ति होते हैं तो क्रोध आ गया तो उनको उस क्रोध वाले कार्य को करने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावनाएं उमड़ गई तो वो प्रेम वाला व्यवहार करना शुरू कर देता है और वो तेजी से करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि चौथे नंबर का हमारा जो प्रेरक है वो सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक क्या होते हैं? सामाजिक प्रेरक वे प्रेरक होते हैं जहां पर हम कोई भी समाज कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं और उन समाज कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आत्म सुरक्षा है, आत्म प्रदर्शन है, जिज्ञासा है, रचनात्मकता है। आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा समाज में ही पैदा होती, किसी कार्य को जानने की इच्छा। रचनात्मकता, रचनात्मकता भी हम समाज में कोई नए कार्य करते हैं तो रचनात्मकता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पांचवें नंबर पर हम देखते हैं कि पांचवा हमारा प्रेरक क्या है? वो है स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक क्या है? जो कार्य करने के लिए वो व्यक्ति का स्वभाव होता है। जैसे बालकों में खेल, खेल क्या है भाई? खेल खेलना तो उनका स्वभाव में ही है। वो खेल खेलेंगे ही खेलेंगे चाहे जितना उनको रोको। तो खेल जो है उनका स्वाभाविक प्रेरक है। अनुकरण है, सुझाव है, ठीक है, अनुकरण, अनुकरण है, सुझाव है, ठीक है। अनुकरण, किसी कार्य को करते हुए किसी को हम देखते हैं और वैसा हम भी करने लगते हैं तो मेरे जो है स्वभाव में है। वो तो जाहिर सी बात है, किसी को करते हुए देखेंगे तो ऐसा करेंगे। सुझाव है तो जाहिर सी बात है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने की चीजें तो हमारे अंदर होती हैं, भले ही उनको हम आत्मसात ना करें, लेकिन दूसरों को उपदेश देना सबसे सरल चीज होती है। तो ये हमारे जो है स्वाभाविक प्रेरक में आ जाता है, ठीक है, सुझाव है। 6 नंबर पर हम ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा प्रेरक है जो कृत्रिम प्रेरक है, ठीक है, कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक क्या है? जैसे है दंड, जैसे है पुरस्कार, जैसे है प्रशंसा, प्रशंसा, जैसे है निंदा, ये क्या है? ये सब कृत्रिम प्रेरक हैं, ये बनावटी प्रेरक हैं, ये बाह्य प्रेरक हैं, जिनसे व्यक्ति क्या होता है? जिनसे व्यक्ति बाह्य रूप से प्रभावित होता है। तो मित्रों ने समझ गए होंगे हमारा प्रेरक का वर्गीकरण है, जो कई प्रकार से हम प्रेरक को बांट सकते हैं, प्रेरक को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो प्रेरक है वो जन्मजात प्रेरक है, अर्जित प्रेरक भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रेरक जो व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होते हैं, सामाजिक प्रेरक होते हैं, व्यक्ति को समाज में अपने प्रदर्शन के लिए ले जाते हैं, स्वाभाविक प्रेरक होते हैं जो स्वतः व्यक्ति के अंदर आना स्वाभाविक होता है, आते ही हैं, और कृत्रिम प्रेरक होते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रेरकों का वर्गीकरण हमारा जो है हुआ। अब हम देखते हैं कि मित्रों प्रेरक वर्गीकरण का सीखने में प्रेरक का स्थान क्या है, कि हम कैसे सीखते हैं, प्रेरकों के द्वारा हमारे अंदर सीखने में क्या प्रगति आती है, और अगर प्रेरक हमको मिल जाए या हमें प्रेरणा मिल जाती है तो हमारे सीखने पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है और किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, इस पर बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रेरकों में यानी सीखने में प्रेरणा का स्थान क्या है। सीखने में प्रेरणा का स्थान, सीखने में प्रेरणा का स्थान क्या है? पहले नंबर पर हम सबसे पहला स्थान देखते हैं कि बाल व्यवहार में परिवर्तन। बाल व्यवहार में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
कि जैसे जैसे किसी भी बालक को हमसे सुधारना होता है, किसी बालक के अंदर जो भी विसंगतियां आ जाती हैं या किसी जो है संगति के आधार पर जो है बालक कोई दूसरा कार्य करना स्टार्ट कर देता है जो हम नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बालक को एक बेहतर प्रेरणा देते हैं और उन प्रेरणा के माध्यम से ही हम बालकों को सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं मित्रों कि जो ये बालक का व्यवहार है, इससे हम बेहतर परिवर्तन भी ला सकते हैं प्रेरणा के माध्यम से ही। अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन के बाद चरित्र निर्माण में सहायक होता है। चरित्र निर्माण में सहायक, प्रेरणा चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे हम अच्छे से प्रेरित करें। मानसिक विकास प्रेरणा से होता है। मानसिक विकास प्रेरणा के माध्यम से होता है और जितना ज्यादा बेहतर हम बच्चे को प्रेरित करेंगे उतना ही उसका मस्तिष्क का विकास भी होगा। चाहता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप मेहनत करिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, या प्रेरणा के और भी बहुत सारे स्रोत अगर कहीं से आपको किसी भी पुस्तक के माध्यम से आने स्रोतों से आपको मिले, उनसे भी आप पढ़ते रहिएगा। और जब बेहतर आप पढ़ेंगे, एक नियमित रूप से पढ़ेंगे, तो आपका ये मेहनत, ये पढ़ा हुआ तथ्य जरूर, ये पढ़ा हुआ कंटेंट जरूर आपके लाइफ में काम आएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी को दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य और मुकाम को आसानी से हासिल करेंगे। तो मित्रों, फिर अगले वीडियो में हम सभी लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।